दूर गांव में एक किसान रहता था। वह अपनी बेटी की शादी के लिए हमेशा चिंतित रहता था कि मेरी बेटी की शादी कैसे होगा। किसान और उसकी बेटी ही थी। किसान हमेशा सोचता था कि मेरी बेटी का शादी कैसे होगा, मेरे सिवा उसका कोई भी तो नहीं है। मैं उसका शादी अकेले कैसे कर पाऊंगा। उसकी माँ होती तो सब करते, मैं ये सब कैसे कर पाऊंगा। एक बार किसान के घर एक लड़के वाले उसकी लड़की को देखने आए। वे लड़के वाले बहुत ही धनी थे। रामदास बहुत खुश था कि हमारे लड़की के लिए बहुत ही संपन्न परिवार से रिश्ता आया है। भाई भाई आप लोग आइए, यहाँ बैठिए। आप कुछ लीजिए, तब से मैं लड़की को लेकर आता हूँ। रामनाथ अपनी बेटी को बुलाते हैं। सीमा बेटी, इधर आओ। ये मेरी बेटी है, बहुत ही गुणवान और संस्कारी है। सब कुछ खाना वाना सब कुछ बनाना जानती है। लड़की लड़का आपस में एक दूसरे से बाहर जाते हैं और बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सीमा है। सभी को ये रिश्ता पसंद होता है। लड़के के पिता एकांत में रामनाथ से दहेज के बारे में भी बात करते हैं। देखिए, बारातियों को पूरा व्यवस्था भव्य होना चाहिए और नगद भी हमें अच्छा 1 लाख चाहिए और सभी सामान भी हमें चाहिए। कोई चीज में कमी ना हो, वरना ये शादी टूट भी सकता है। धीरंदाज जी, आप ऐसा मत कीजिए। मैं पूरा व्यवस्था अच्छी तरह से करूंगा, जो बन पाया सब करूंगा। पर ये आप शादी नहीं तोड़िए। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ धर्मदास जी। धर्मदास को बाद में पता चलता है कि रामनाथ कर्ज में डूबा है। वह उसके घर जाता है। रामलाल, तुम तो बहुत ही कर्ज में हो। तुम अपनी लड़की की शादी कैसे करोगे? बारातियों की व्यवस्था और सभी सामान कैसे तैयारी करोगे? धर्मदास जी, आप ऐसा मत सोचिए। आप शादी से इनकार नहीं कीजिएगा। मैं सभी व्यवस्था करूंगा। बारात ले जाऊं इससे पहले ही ये सब तय कर लो कि तुम कर पाओगे या नहीं, वरना ऐसे तुम्हें ही नाक कटेगा तुम्हारा ही। मैंने सुना है तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, इसलिए ये शादी अब नहीं हो सकता। धर्मदास जी, आप ऐसा ना कीजिए। मेरी बेटी बहुत दुखी हो जाएगी। मैं भी मैं तो आप लोग को भरोसे ही था। आप एक सच्चे इंसान है, ऐसा मत कीजिए। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, इसलिए शादी नहीं हो सकता। धर्मदास जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ, ये शादी मत तोड़िए। धर्मदास गुस्से से वहां से चला जाता है और रामलाल बहुत दुखी हो जाता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। रामलाल अपनी लड़की की शादी टूटने से बहुत ही दुखी होता है।
वह थोड़ा बहुत तैयारियां शादी की करने भी लगा था। कुछ समय बाद साहूकार भी उसके घर आता है। साहूकार, रामनाथ, तुमने मुझसे 5 साल पहले उधार रुपए लिए थे। अभी आज तक तुमने उधार वापस नहीं दिए। ब्याज सहित कर्ज अब 2 गुना हो चुका है। अब तक तुमने ब्याज भी दिए नहीं और रुपए और मांगते हो। अब मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी तक नहीं दूंगा। और तू अपनी बेटी के शादी का गीत गा रहा है। अरे भाई, अरे भाई, साहूकार बहुत निर्दयी है। बेचारा रामनाथ इतने पैसे कहाँ से लाएगा? उसकी बेटी की शादी कैसे करेगा? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। साहूकार जी, मेरी बेटी का शादी है, मेरी इज्जत रख लीजिए। मैं अपना खेत बेच के आपकी पाई पाई तक वापस लौटा दूंगा। अभी मेरी इज्जत रख लीजिए साहूकार जी। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, विनती करता हूँ साहूकार जी, आप ऐसा मत कहिए। खेत? तुम्हारे पास खेती कितने हैं? याद रख, मेरी कर्ज नहीं चुकाया तो तुम्हारी सारी पीढ़ियां तक मेरी गुलाम रहेंगी। सीमा खड़ी होकर सब बातें को सुन रही थी। उसकी आंख में आंसू आ जाता है। शादी का माहौल, सीमा पास आती है। बाबा सब हंस रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं। आप ऐसे चुप क्यों हैं? बेटी, तेरी हंसी मेरी दुनिया है। मन में कुछ डर और बोझ है। बाबा ऐसा कौन सा बोझ है जो हमसे आप छुपा रहे हैं? आप हमें बताएं बाबा। कुछ बातें इंसान अपने साथ ही ले जाता है बेटी। बेटी, लेकिन जो हो, पर मुझसे वादा कर, चाहे जो हो, तुम मजबूत बनोगी। पिताजी हम आपसे वादा करते हैं। भैया आप इतना हाँफ क्यों रहे हो? क्या हो? सीमा बहन, गजब हो गया। तुम्हारे पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। नहीं भैया नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पिताजी हमको छोड़कर नहीं जा सकते। मेरे साथ कौन देगा? सीमा जल्दी जल्दी जंगल की ओर जाती है। पिताजी आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मेरा क्या होगा? आपने सोचा क्यों नहीं? मैं किसके सहारे जीऊंगी पिताजी? आप हमें क्यों बात नहीं बताए? सीमा घाट पर घंटों बैठी रहती है। अपने पिता के बारे में सोचती रहती है कि पिताजी ऐसे क्यों किए। तो कौन है वहाँ पे? कोई है बोलो। बेटी, मैं तुम्हारा असहाय लाचार पिता हूँ। बेटी, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया। बाबा आप बाबा आपने ऐसा गलत काम क्यों किया? आप हमें कुछ बताया भी नहीं। बेटी, मैं चाहता था तू सुखी रहे, लेकिन
कर्ज ने मेरी आत्मा को जकड़ लिया है। बेटी, मुझे मुक्ति नहीं मिल रही है। इतना कह के किसान गायब हो जाता है। ओ लड़की, अब तुम्हारे पिता, कर्जदार पिता इस दुनिया में रहे नहीं। अब तुम ही एकमात्र संतान हो उसकी। अब तुम्हें ही कर्ज चुकाना पड़ेगा, चाहे जैसे। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है साहूकार जी, मैं आपका कर्ज कैसे चुकाऊंगी? नौकरानी बनकर तुम्हें मेरे यहाँ काम करना पड़ेगा, दोनों टाइम, सुबह और रात को भी। साहूकार जी, आप हम पर दया कीजिए, आप हमको इतना जुल्म न कीजिए। मैं कुछ नहीं जानता। मैं अभी जा रहा हूँ, सुबह काम पर आ जाना। सुबह सीमा साहूकार के घर जाती है। साहूकार का एक बेटा है जो नशा और जुआ खेलता है और जाते ही जल्दी जल्दी पूरा काम करती है। झाड़ू पोछा, बर्तन, घर की सफाई, खाना, पूरा काम जल्दी से खत्म कर लेती है। साहूकार उसको खाने तक को भी कुछ नहीं देता था। सीमा वैसे ही अपने घर चली जाती थी। सीमा अपने घर जो रूखा सूखा रहता खाकर सो जाती और सुबह से फिर साहूकार के घर काम करने के लिए आती। ऐसे कितने दिन बीतते गए। साहूकार उसको कभी कभी रूखी सूखी रोटी ही देता और कुछ भी नहीं देता। साहूकार जी, इतना काम करने के बाद भी आप हमें कुछ भी अच्छा खाने को नहीं देते। दिन भर पूरा सारा काम करती हूँ। मुफ्त में थोड़ी न करती है तू। तेरे पिता कर्ज जो लिए हैं हमसे, शुक्र मना के मैं तुम्हें रूखा सूखा भी दे देता हूँ। सीमा रोटी का बासी पोटी लेकर बाहर आती है और उसका मुंह रुआं सा हो जाता है और बोलती है, हे भगवान, कौन सी जन्मों की सजा दे रहा है। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। एक तो पिताजी का पूरा जमीन ले लिया और ऊपर से काम भी करवाता है और खाने को भी कुछ अच्छा नहीं देता। सीमा को रास्ते में मंदिर दिखाई देता है। वहीं पर रुक कर प्रभु से प्रार्थना करने लगती है। हे प्रभु, मुझे इस अभागिन के क्यों आपने बनाया? मुझे तो मर जाना चाहिए। मैं तो अनाथ हूँ, मैं कोई नहीं हूँ। मैं किसके सहारे जीऊं? हे प्रभु, आप ही कोई ऐसा रास्ता दिखलाएं जिससे मैं अपने बाबा की आत्मा को कर्ज से मुक्ति दिलाऊं। क्या हुआ बेटी? अलख निरंजन, अलख निरंजन। बेटी, तुम बहुत दुखी मालूम पड़ती हो। बाबा, मैं बहुत अभागन बेटी हूँ। सीमा सारी बातें बाबा को बता देती है। तुम चिंता ना करो बेटी, तुम्हारे पिता कर्ज के ऋण से मुक्ति हो जाएंगे। बेटी, ये लो जादुई तोता, ये तुम्हारा हर समय मदद करेगा। बेटी, यह तोता जब हंसेगा तुमको 2 अशर्फी देगा सोने का, और जब ये दुखी होगा तो तुम्हारे ऊपर फूल बरसाएगा।
साधु बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीमा तोता को लेकर अपने घर चली जाती है। सीमा सीमा, मैं तुम्हारी हमेशा मदद करूंगा। तुम दुखी मत होना। अरे तोता, तुम तो बोलते हो। मैं तुम्हारा तोता नाम नहीं बुलाऊंगी, मैं तुम्हें मिट्टू कह के बुलाऊंगी। अच्छा है ना नाम? हाँ सीमा, बहुत अच्छा नाम है। सीमा सीमा, आज हम लोग चलते हैं जंगल घूमने। वहाँ तुम्हें बहुत खुशी मिलेगी, अच्छा भी लगेगा। नहीं मिट्टू, मैं जंगल घूमने नहीं जा सकती। साहूकार के यहाँ काम पर जाना है। अगर नहीं जाऊंगी तो वो डांट लगाएगा और परेशान भी करेगा। सीमा सीमा, हम आ गए। अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग एक काम करते हैं, पहले साहूकार के यहाँ काम करते हैं और फिर जंगल घूमने चला जाए। वाह मिट्टू, तुमने तो अच्छा आइडिया दिया। ऐसे काम भी हो जाएगा और घूमना भी हो जाएगा। अरे बेटा, तुम 1 साल बाद जेल से छूट के आ रहे हो। तुम अपनी आदत कब छोड़ोगे? मेरी नाक कटाते रहते हो, कुछ अच्छा काम क्यों नहीं करते? पिताजी, आप हमारी शादी करा दो तो मैं सुधर जाऊंगा। तुम्हारे जैसे शराबी जुआड़ी लड़के से कौन लड़की शादी करना चाहेगी? पिताजी, आप इतना दौलत 420 से बनाए हैं, आखिर ये दौलत कब हमारे काम आएगी? आखिर आप इतने दौलत का करेंगे क्या? साहूकार अपने लड़के की बात से गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। सीमा अपने तोते के साथ साहूकार के घर काम करने के लिए आती है और वह किचन में जाती है खाना बनाने के लिए। तभी साहूकार के लड़के का नजर सीमा पर पड़ता है और उसे देखता ही रहता है। आप कौन है भैया? मैंने आपको तो यहाँ कभी नहीं देखा। अब रोज देखती रहोगी। मैं मतलब आपका समझी नहीं। मैं साहूकार का लड़का हूँ, मेरा नाम राजेश है। सीमा अपने काम पर ध्यान देती है। काम खत्म हो गया, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। सीमा के जाने के बाद राजेश अपने पिता से पूछता है, पिताजी, ये लड़की कौन है? साहूकार सीमा के बारे में सारी बात बताते हैं। तो ये बात है पिताजी। देखो बेटा, कोई गलत हरकत मत करना, नहीं तो तुम्हें दोबारा जेल जाना पड़ेगा। सीमा तोता के साथ जंगल घूमने जाती है। वहाँ रंग बिरंगे फूल तितलियों के देखकर बहुत खुश हो जाती है। मिट्टू मिट्टू, वो आम हमसे तो टूट ही नहीं रहा है, तुम तोड़ के दो ना हमें। मिट्टू सीमा को देखकर बहुत खुश होता है। वो आम के साथ उसे 2 असरफी भी सोने की देता है। मिट्टू, तुम आज बहुत खुश हो क्या, जो आम के साथ सोने का असरफी भी दी? हाँ सीमा, तुम
तुमको देखकर हमें बहुत खुशी हो रही है। राजेश सीमा के बारे में सोचता रहता है। गेट के बाहर सीमा को देखता रहता है कि सीमा कब आएगी, कब आए जल्दी से। सीमा उस दिन साहूकार के घर नहीं जाती है। सीमा जंगल से अपने घर चली जाती है। कुछ दिनों बाद सीमा के पास बहुत से अशरफी हो जाता है। सीमा के पास एक सुंदर सा घर भी हो जाता है। सीमा साहूकार के घर जाती है। सीमा काम खत्म करने के बाद साहूकार का कर्ज देने के लिए सोचती है। सीमा को अकेले देख राजेश उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करने लगता है। तभी मिट्ठू सीमा को बचाता है। अपनी चोट से राजेश को लहूलुहान कर देता है और वो घायल हो जाता है। तभी वहाँ पर साहूकार आ जाता है। बेटी, सब मेरे कर्मों का ही फल है। मैं जानता हूँ बेटी, मेरे लड़की का ही गलती है। सीमा घबराते हुए बोलती है, साहूकार जी। साहूकार जी, ये लो अपने कर्ज के पैसे। नहीं बेटी, अब इसकी जरूरत नहीं है। मेरी आंखें खुल चुकी है। बेटी, मैंने ही तुम्हारे पिता के साथ बेईमानी किया है। उनका जमीन गिरवी रख लिया है। अब मैं तुमको वापस देता हूँ। बेटी, मेरी कर्मों की सजा मुझे मिल चुका है। अब मैं और बेईमानी नहीं करूँगा बेटी। अब तुम काम पर मत आना। तुम्हारा हिसाब हो गया है बेटी। और खुशी रहो बेटी। सीमा, आज हम लोग चलते हैं कपड़े की दुकान पर शॉपिंग के लिए। तुम तैयार हो? नहीं नहीं मिट्टू, मेरा जाने को मन नहीं कर रहा है। मैं ऐसे ही ठीक हूँ। नहीं सीमा, मैं तुमको अपने साथ ले चलूंगा। तुम्हें चलना ही पड़ेगा। थोड़ा घूमोगी फिरोगी, तुमको बहुत अच्छा लगेगा सीमा। मिट्टू, तुम इतना जिद करते हो तो मैं चलती हूँ, पर मेरा जाने का बिल्कुल इरादा नहीं था। सीमा कपड़े की शॉप पर जाती है। सीमा सीमा, यहाँ देखो, बहुत से सुंदर सुंदर कपड़े हैं जो तुमको तुम्हारे ऊपर बहुत सुंदर लगेगा। तुम्हें इसमें से कौन सा पसंद है? मिट्टू, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जो तुमको पसंद है वो ले लो। मुझे तो ये ग्रीन वाला बहुत ही पसंद लग रहा है। तुम एक बार बदल कर तो आओ, जाओ देखो कैसी लग रही हो। ठीक है मिट्टू, जाती हूँ। सीमा कपड़ा चेंज करने जाती है। वहीं उसका मुलाकात राहुल से होता है। सीमा राहुल को देखकर उससे बात नहीं करती, गुस्से में रहती है। राहुल उससे बात करना चाहता है पर वो वहाँ से दूर चली जाती है। सीमा कपड़ा चेंज करके मिट्ठू के पास आती है। वो सीमा, तुम तो बहुत ही सुंदर परी के जैसे लग रही हो। वाह! तभी वहाँ पर राहुल आ जाता है। सीमा, तुम मुझे ऐसे देखकर रिएक्ट क्यों कर रही हो? मुझसे क्या गलती हुआ है? मेरे पास से चले जाओ, मैं तुमसे कोई भी बात करना नहीं चाहती। सीमा वहाँ से अपने घर चली जाती है।
चाचा, यहाँ पे जो किसान और उसकी बेटी थी कहाँ पे रहती हैं अब? वो तो कब के अपने पुराने मकान को छोड़कर नए घर में ही शिफ्ट हो गए हैं। थोड़ा सा आगे बायां साइड जो मकान है उन्हीं का वो घर है। धन्यवाद भैया आपका। धर्मदास सीमा के घर को देखकर चौंक जाता है। इतना सुंदर घर। बेटी सीमा, अब तुम यहाँ पे रहती हो? माफ करना, मैंने आपको पहचाना नहीं। आप कौन हैं? बेटी, मैं वही अभागा पिता हूँ जो अपने बेटी की शादी करने के लिए तुम्हारे पास आया था। ओ, तो आप ही धर्मदास जी हैं। समाज में आप ही लोग की वजह से हम गरीबों की जिंदगी तिल तिल मरने के बराबर हो जाता है। बेटी, उस दिन जो हमसे गलती हुआ, उस गलती के लिए हमें माफ कर दो। मेरा बेटा बस तुम्ही से ही शादी करना चाहता है और कोई लड़की से नहीं। उसी समय ही राहुल जिद कर रहा था, लेकिन मैंने उसकी एक न सुनी। मैं पैसे की लालच में अंधा हो गया था बेटी। अब मुझे जो सजा देना चाहोगी तुम दे सकती हो। मैं सजा क्यों दे सकती हूँ? देने वाला तो ऊपर वाला ही होता है। मेरी तो दुनिया ही खत्म हो गई। मेरे पिता अब रहे ही नहीं। सीमा, गलती तो मेरी है बेटी। मेरे बेटी की कोई गलती नहीं है। उसको सजा मत दो। वह तुमसे ही शादी करने की जिद पर अड़ा है और वह किसी से शादी नहीं करना चाहता। सीमा, अब तुम मान जाओ। हमें तो राहुल अच्छा लड़का लगता है। इसमें कोई बुराई नहीं है सीमा। सीमा राजी हो जाती है। राहुल सीमा एक हो जाते हैं। मिट्ठू भी बहुत खुश हो जाता है। सीमा के पिता रामलाल प्रकट होते हैं। बेटी, तुम्हें लाल जोड़ा में देखकर मेरी आत्मा को कितना शांति लग रहा है बेटी। अब मैं शांति से जाऊंगा। अब मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। इतना बोलकर रामलाल हवा में विलीन हो जाते हैं। शी